हेलो इंडियन। अब आपने जब थंबनेल देख के इस वीडियो पे क्लिक किया है तो ज़रूर आपके मन में 2024 का टूर्नामेंट कौन जीतेगा यही चल रहा हो। टूर्नामेंट यानी मैं यहाँ पे आईपीएल के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ इस दुनिया के सबसे बड़े डेमोक्रेटिक इलेक्शन यानी भारत के लोकसभा 2024 के बारे में। भारत की स्वतंत्रता के बाद ये 18वां लोकसभा इलेक्शन होने जा रहा है अप्रैल और मई महीने। 2019 की तरह इस बार भी ये इलेक्शन 7 फेज में होने जा रहा है। फेज़ 1 19 अप्रैल को हो चुका है, फेज़ 2 26 अप्रैल, फेज़ 3 7 में, फेज़ 4 13 में, फेज़ 5 20 में, फेज़ 6 25 में एंड 7वां और आखिरी फेज़ 1 जून को है। और इस ग्रैंड फिनाले का रिजल्ट जो है वो 4 जून को अनाउंस होने जा रहा है। भारत के संविधान के तहत इस देश का हर एक नागरिक अपने अपने एरिया के नेता को वोट देंगे और जो पार्टी के 272 प्लस एमपी चुन के आएंगे वो इस देश में अपना सरकार बना पाएंगे। भारत के इतिहास में ये अब तक का सबसे एक्सपेंसिव इलेक्शन होगा और बड़ा दिलचस्प भी। अब आप बोलोगे कि इसमें दिलचस्प क्या है, 17 बार हो चुका है, अभी 18वीं बार होगा, एक नॉर्मल फिगर तो है। लेकिन असल में बहुत सारे पैमाने को देखते हुए भारत के सामने जो मूल मुद्दे हैं वो बहुत अहमियत रखते हैं। भारत में संसदीय चुनाव एक महत्वपूर्ण घटना है जो लोकतंत्र के मूल तत्वों में से एक है। यह चुनाव देश की जनता को सशक्त बनाने और उनके विचारों को प्रतिनिधित्व देने का माध्यम है। मई 2024 में होने वाले चुनाव एक और नए संसद के निर्माण की संभावना और राष्ट्र के भविष्य के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। एक तरफ है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए अलायंस और दूसरी तरफ है रागा यानी राहुल गांधी, जिन्होंने हाल ही में कांग्रेस के साथ आने वाली समविचारी पार्टियों के साथ इंडिया यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस बनाई है। अब तक नरेंद्र मोदी 2 बार यानी 2014 और 2019 में अपनी सरकार बना पाए और देश के प्रधानमंत्री बने। अब वो तीसरी बार प्रधानमंत्री और साथ में एनडीए सरकार लाने के लिए 2024 का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आज मैं आपको राहुल गांधी मोदी जी को हराने वाले हैं या मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की ओथ लेने जा रहे हैं, ये मैं आपको अनुमान लगाने नहीं जा रहा। आज मैं आपको स्वतंत्र भारत के लिए जो विश्व के सबसे बड़े चुनाव का मैनेजमेंट करने वाले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसके बारे में और असल में भारत में चुनाव प्रक्रिया कैसी बनाई जाती है इस पे हम आज बात करने वाले हैं। अंग्रेज जाने के बाद भारत को कैसे संभाला गया, यहाँ का जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो कैसे बनाया और गांव के सरपंच से लेकर देश के पीएम एंड प्रेसिडेंट इलेक्ट कैसे किए जाते हैं चुनाव आयोग के द्वारा, ये आज हम देखने जा रहे हैं। जब भारत आज़ाद हुआ तो इस देश ने अपने नए भविष्य की दिशा में कदम बढ़ाने का वादा किया, लेकिन इस उत्साह के बीच एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है, क्या एक देश जो स्वतंत्र हो चुका है वास्तविक रूप से निष्पक्षता और लोकतंत्र के मूल्यों का पालन कर सकता है? और इसी सवाल का उत्तर देने के लिए भारत ने चुनाव आयोग की स्थापना की। भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना भारत के मजबूत लोकतंत्र के निर्माण की यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था। इसकी स्थापना भारतीय आज़ादी के सिद्धांतों, पारदर्शिता और चुनावी निष्पक्षता के सिद्धांतों के प्रति आत्मसमर्पण का प्रतिबिंब करती है। भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना में कई महत्वपूर्ण व्यक्तियों ने भूमिका निभाई जो इसकी शुरुआत और प्रारंभिक संचालन को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यहाँ कुछ प्रमुख व्यक्तियाँ हैं जिनका उल्लेख हमें यहाँ पे करना पड़ेगा। सुकुमार सेन भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। उन्होंने चुनाव आयोग की नींव रखने और 1951 से लेकर 52 में पहले सामान्य चुनाव का परीक्षण करने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। उन्होंने सुकुमार सेन को मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भारतीय संविधान के ड्राफ्टिंग समिति के अध्यक्ष, भारतीय संविधान में चुनाव आयोग से संबंधित प्रावधानों को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं जैसे जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और अन्य नेताओं ने स्वतंत्र चुनाव आयोग की स्थापना के लिए प्रस्तावित किया जो देश में निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव सुनिश्चित करने के लिए हो। इन व्यक्तियों के साथ बहुत से ऐसे अन्य लोग हैं जिन्होंने भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना में साझेदारी रखी, जिसने फिर से दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मुक्त और निष्पक्ष चुनावों का आयोजन सुनिश्चित किया। भारतीय चुनाव आयोग एक संवैधानिक निकाय है जो भारत में राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय स्तर पर चुनाव का प्रशासन करने के लिए जिम्मेदार है। इसे भारतीय संविधान के प्रावधानों के तहत स्थापित किया गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना का प्रावधान है। यह अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का अधिकार प्रदान करता है।
चुनाव आयोग सिर्फ संविधान में एक सिद्धांतिक प्रावधान नहीं है। यहाँ चुनावों को संचालित करने के लिए भारतीय संसद द्वारा बनाए गए विभिन्न कानूनों और विनियमों से समर्पित था। 1950 का प्रतिनिधि एवं 1951 का प्रतिनिधि एक्ट भारत में चुनावों का प्रबंधन करने वाले प्रमुख कानून है। कई वर्षों के दौरान चुनाव आयोग एक सख्त, आजाद और शक्तिशाली संस्था बन गया है, जो दुनिया में सबसे बड़े लोकतंत्र में मुक्त और निष्पक्ष चुनावों का आयोजन सुनिश्चित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आयोग को अपने कार्य में स्वतंत्रता है और यह सरकार या किसी अन्य बाहरी प्राधिकारिक ताकत से किसी भी प्रकार की अयोग्य प्रभाव या हस्तक्षेप से संरक्षित है। चुनाव आयोग की स्वतंत्रता और अधिकारों को न्यायिक फैसलों द्वारा समर्पित किया गया है। भारतीय न्यायपालिका के लगातार आयोग की भूमिका को चुनावी ईमानदारी और लोकतंत्र के प्रतिष्ठान के रूप में पुनः पुष्टि किया गया है। आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली के निर्वाचन सदन में है। चुनाव आयोग को एक मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा नेतृत्व किया जाता है और 2 अन्य चुनाव आयुक्तों से संगत होता है। उन्हें संयुक्त निर्देशक, प्रमुख सचिव और सचिवों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। मुख्य चुनाव आयुक्त के पास अधिराजनीतिक शक्तियां नहीं है और किसी भी निर्णय को तीनों के बहुमत से ही राय लिया जाता है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चुनाव आयोग को राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारी द्वारा सहायता प्राप्त की जाती है, जो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चुनाव यंत्रणा का नेतृत्व करते हैं। जिले पर जिला नियामक या जिला कलेक्टर, निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों और वापसी अधिकारियों द्वारा चुनाव कार्य किया जाता है। इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति और कार्यकाल की विधि, इलेक्शन कमिश्नर और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति, सेवा और कार्यकाल की शर्तें अधिनियम 2023 में निर्धारित की गई है। अधिनियम के धारा 7 के अनुसार एक चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जो भारत के प्रधानमंत्री द्वारा नेतृत्वित चयन समिति की सिफारिश पर की जाती है और जो लोकसभा के प्रमुख विपक्षी और प्रधानमंत्री द्वारा नामित किए जाने वाले केंद्रीय मंत्री के सदस्य से बनी होती है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यालय उसी तिथि से अधिकतम 6 वर्ष को हो सकता है जिस तिथि से वह अपने कार्यालय को संभालता है। हालांकि यदि मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपने कार्यकाल की समाप्ति से पहले 65 वर्ष की आयु में पहुंच जाते हैं तो वह अपने पद से सेवानिवृत्त हो जाते हैं, जबकि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को केवल लोकसभा और राज्यसभा के 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। उसी प्रक्रिया के माध्यम से उन्हें हटाया जा सकता है। चुनाव आयुक्तों को चुनाव आयुक्त द्वारा सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। भारतीय चुनाव आयोग संवैधानिक रूप से एक संगठन है जो राष्ट्रीय स्तर, राज्य विधानसभाओं, राज्य विधान परिषदों और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए मुक्त और निष्पक्ष चुनाव आयोजित करने के लिए संवैधानिक रूप से समर्पित है। चुनाव आयोग संविधान के अनुच्छेद 324 के द्वारा प्राप्त शक्तियों के अधीन कार्य करता है और इसके बाद बनाए गए प्रतिनिधित्व के लोगों का अधिनियम राज्य चुनाव आयोग ने संबंधित राज्यों में स्थानीय निकाय चुनाव का आयोजन करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। चुनाव आयोग कैंडिडेट द्वारा नामांकन की तिथियों, मतदान गिनती और परिणामों की घोषणा के लिए तिथियों का निर्धारण करता है। यह राजनीतिक पार्टियों और कैंडिडेट के लिए एक मॉडल आचार संहिता जारी करता है ताकि चुनाव मुक्त और निष्पक्ष ढंग से आयोजित किए जा सके। संहिता को पहली बार 1971 में 5वीं लोकसभा चुनाव के लिए जारी किया गया था और समय समय पर इसे संशोधित किया गया है। इसमें चुनाव काल में राजनीतिक पार्टियों और उम्मीदवार के आचरण के लिए दिशा निर्देश निर्धारित किए गए हैं। विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा संहिता का उल्लंघन और उम्मीदवार द्वारा आधिकारिक मशीनरी के दुरुपयोग की घटनाओं को कानून के अनुसार निपटाया जाता है। 1989 में राजनीतिक पार्टियों के रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के लिए एक कानून बनाया गया। रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित करता है कि राजनीतिक पार्टियां राष्ट्रीय, राज्य और क्षेत्रीय पार्टियों के रूप में मान्यता प्राप्त की जाती है। चुनाव आयोग को राजनीतिक पार्टियों को प्रतीक आवंटित करने का अधिकार है, जो स्थिति के आधार पर होता है। एक ही प्रतीक को 2 राजनीतिक पार्टियों को दिया नहीं जा सकता है, चाहे वे क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा ना करें। निर्वाचन आयोग निर्वाचन सूची तैयार करता है और मतदाता सूची को अपडेट करता है। निर्वाचन धांधली को रोकने के लिए 1993 में इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड्स का आवेदन किया गया था। हालांकि कुछ कानूनी दस्तावेज जैसे राशन कार्ड को कुछ परिस्थितियों में मतदान के लिए अनुमति दी गई है। निर्वाचन आयोग को मतदाताओं पर असर डालने की कोशिश करने वाली मतदान सर्वेक्षण या बाहरी सर्वेक्षण के प्रसारण या प्रकाशन को रोकने की शक्ति प्रदान की गई है। निर्वाचन आयोग उन उम्मीदवारों के आवेदन का समीक्षण और स्वीकृति करने के लिए जिम्मेदार है जो चुनावों में प्रतिस्पर्धा करने में इच्छुक है।
यदि किसी व्यक्ति ने सच या अधूरे जानकारी को तत्काल प्राप्त किया है और यदि उसे किसी भी भारतीय अदालत द्वारा 2 या 2 से अधिक वर्षों की कैद की सजा दी गई है तो वह चुनावों में प्रतिस्पर्धा करने से अयोग्य हो सकता है। 2017 में निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में एक अधिवक्ता द्वारा दाखिल किए गए एक वक्तव्य में दोषियों को चुनावों में प्रतिस्पर्धा करने से जीवन भर के लिए प्रतिबंध लगाने के मामले का समर्थन किया। निर्वाचन आयोग चुनाव प्रचार में उम्मीदवारों के द्वारा किए गए एक्सपेंडिचर पर सीमा निर्धारित करता है। आयोग आयकर विभाग के इंडियन रेवेन्यू सर्विस के अधिकारियों को चुनाव अवलोकन के रूप में नियुक्त करता है। उम्मीदवारों के नामांकन पत्र जमा करने के समय आयोग उनके कार्य के विवरण को एक एफिडेविट में लेता है और उन्हें परिणाम की घोषणा के 30 दिनों के भीतर अपने वे एक्सपेंडिचर का विवरण भी देना होता है। निर्वाचन आयोग विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का प्रयोग करता है जिसमें वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन शामिल है जो विभिन्न कार्यकालों को संभालने के लिए होते हैं, जैसे कि शिकायतों का समाधान, मतदाता सूची की जांच, उम्मीदवारों पर जानकारी का प्रसार, परिणाम की घोषणा और कार्यों का मॉनिटरिंग रहता है। भारत में वोटिंग इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का उपयोग करके की जाती है और डाकिया वोटिंग यानी पोस्टल बैलेट के लिए प्रावधान है और विकलांगों के लिए विशेष व्यवस्था है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग धांधली को कम करने और कार्यक्षमता को बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग द्वारा किया जाता है। ईवीएम का पहला परीक्षण 1982 में केरल के परवूर विधानसभा संयोजन में कुछ संख्या में वोटिंग स्थानों में हुआ था। सफल परीक्षण और कानूनी जांच के बाद आयोग ने इन वोटिंग मशीनों को बड़े पैमाने पर लागू करने का निर्णय लिया। ईवीएम 2 सार्वजनिक क्षेत्रों की उपक्रमों भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा निर्मित किया जाता है। वोटर वेरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल यानी वीवीपैट को सितंबर 2013 में नागालैंड के नोक्सेन विधानसभा संयोजन में एक उपचुनाव में परीक्षण के आधार पर लाया गया था। उसके बाद में इसका उपयोग विभिन्न विधानसभा चुनावों और 2014 के भारतीय सामान्य निर्वाचन में 8 लोकसभा चुनाव क्षेत्रों में किया गया। 2014 में कोई भी विकल्प नहीं यानी नोटा का भी वोटिंग मशीनों पर एक विकल्प के रूप में जोड़ा गया था, जो अब किसी भी चुनाव में प्रदान किया जाने वाला अनिवार्य विकल्प है। 18 सितंबर 2015 को नोटा के लिए विशेष प्रतीक जिसमें एक काले संकेत के साथ एक मतदान पत्र है। फोटो चुनावी सूची में उम्मीदवारों फोटो के साथ ईवीएम्स पर पहली बार 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में प्रस्तुत किया गया था। भारत में डाकिया वोटिंग केवल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट पेपर्स के माध्यम से किया जाता है। बैलेट पेपर्स को पंजीकृत पात्र निर्वाचकों को भेजा जाता है जो मतदान द्वारा वापस भेजते हैं। ईवीएम से मतगणना के बाद पहले पोस्टल मतदान को गिना जाता है। केवल कुछ वर्ग के लोग पोस्टल वोटर्स के रूप में पंजीकृत हो सकते हैं। केंद्रीय सशस्त्र बल और राज्य पुलिस में काम करने वाले कर्मचारियों के साथ साथ उनके पति पत्नी और उन लोगों को जो भारत सरकार के आधिकारिक पोस्ट पर काम कर रहे हैं और जो विदेशों में आधिकारिक रूप से पोस्ट किए गए पोस्टल वोट के लिए पंजीकृत कर सकते। रुकावट में रहने वाले लोग पोस्टल वोट का उपयोग कर सकते हैं, जबकि कैदियों को मतदान करने की अनुमति नहीं है। भारतीय चुनाव आयोग ने व्यक्तियों को जो 88 वर्ष या उससे अधिक उम्र के हैं और जिनके पास शारीरिक चुनौतियां हैं, उन्हें अपने घरों से मतदान करने की अनुमति दी है। इस तरह भारतीय संविधान में दिए गए कानूनों और नियमों के साथ भारतीय चुनाव आयोग भारत में चुनाव इलेक्ट करता है। तो ये था वीडियो भारतीय चुनाव आयोग के ऊपर। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आज के लिए धन्यवाद।